कक्षा 12 का इतिहास, भारत का इतिहास के अध्याय 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट 2 के अंतर्गत हम मौर्य प्रशासन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? एक भाग 2 आप मेरे इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, वो काफ़ी पहले पसंद किया जा चुका है। अब भाग 2 इसमें हम चर्चा करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। ऐतिहासिक स्रोत, इसके ऐतिहासिक स्रोत है। मौर्य प्रशासन के बारे में हम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मैक्सनीज की इंडिका और चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें ऐतिहासिक स्रोत से पता लगता है। केंद्रीय प्रशासन, भारत में पहली बार राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, यानी केंद्र का प्रशासन प्रांतों के साथ साथ केंद्र के अधीन भी शक्तियां हुई। सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, यानी केंद्र के अधीन सबसे ज़्यादा शक्तियां आई। इसकी अब केंद्र में राजा के परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद थी। इसका काम था परामर्श देना, और राजा का मर्जी थी उस परामर्श को मानना न मानना। वो परामर्श जरूर लेता था। मंत्री परिषद थी। राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद थी, जिसकी नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर राजा करता था। और एक आंतरिक परिषद थी, जिसे हम मंत्रण कहते हैं, जैसे वर्तमान में हम कैबिनेट भी कहा जा सकता है, जिसमें 2 या 3 या 4 सदस्य होते थे। राजा को वो सलाह देते थे, राजा को सलाह मानना न मानना उसकी मर्जी थी। यानी राजा के बाद एक मंत्री परिषद थी, और मंत्री परिषद के साथ उसकी एक निजी कैबिनेट कह सकते हैं, मंत्रिण थी, जिसे राजा उसे सलाह करता था। अब तीर्थ, शीर्ष राज्य अधिकारियों को तीर्थ कहते हैं। जो वर्तमान में हम सचिव या IAS अधिकारी, हर एक ऑफिस का अलग अलग डिपार्टमेंटों का एक उच्च शीर्ष अधिकारी था। जो वर्तमान में हम सचिव या IAS अधिकारी की तुलना कर सकते हैं। ये केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे, जैसे इसमें कोषाध्यक्ष, कर्मांतित, समाहर्ता, पुरोहित इत्यादि एवं सेना के प्रमुख थे। तीर्थों की संख्या 18 थी। ये 18 तीर्थ थे टोटल। 18 से इसका मतलब 18 विभाग थे अलग अलग। उपदा परीक्षण, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उनकी जो योग्यता चरित्र को परखना जाता था, उसे उपदा परीक्षण कहते थे। यानी कि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो पेपर या टेस्ट लिया जाता था, उसे उपदा परीक्षण कहते थे, जिसमें उनकी योग्यता व चरित्र को परखा जा सकता था। राजा शासक के प्रति वो कितने वफादार रहेंगे। अध्यक्ष, इनकी संख्या 26 थी। यह राज्यों की मौर्य प्रशासन के अंतर्गत अध्यक्ष 26 थे। यह राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण करते थे, जैसे कृषि, व्यापार, खनन, वाणिज्य, माप, बाट और माप, कताई, बुनाई, खान, वन, जिससे राज्य को राजस्व प्राप्त होता था। उन पर उनका नियंत्रण व नियमन करते थे। ये 26 अध्यक्ष थे। नगर प्रबंधन, नगर प्रशासक के अध्यक्ष को नागरिक कहते थे। इसकी सहायता के लिए गोप व स्थानिक उनके सहायता के लिए कर्मचारी थे। नगर प्रबंधन के हेतु 5-5 सदस्यों की समिति होती थी। यानी नगर प्रशासन के अध्यक्ष को जिस प्रकार हम चेयरमैन के वगैरह कहते हैं, मेयर कहते हैं, उसी प्रकार उसमें नागरिक कहते थे। सेना, सेनापति सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यानी सेनापति सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। सेना की 6 शाखाएं थी। पहली है पैदल, दूसरी अश्व, घोड़ों पर सवार, हाथी, रथ, यातायात, नौसेना। यानी कि मौर्य काल में नौसेना भी थी। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर 2 प्रकार के थे। एक गुप्तचर संस्था कहते थे, जो एक स्थान पर रहकर समाचार लाते थे। दूसरा संचार, जो राज्य में घूम घूम कर उन्होंने राज्य की खबर लानी थी, उसे पुकारा जाता था। इस प्रकार गुप्तचरों को संस्था और संचार भी कहा जाता था। 2 प्रकार गुप्तचर थे, संस्था और संचार, जो एक स्थान पर रहते थे, दूसरे राज्य में घूम घूम कर राज्य के समाचार वगैरह प्राप्त करते थे, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। न्याय, मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था थी। एक धर्मस्थीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधक। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामलों तथा कृषि संबंधी विवाद,
संपत्ति लेन दान संबंधी मामलों को सुलझाते थे। कंटक शोधक फौजदारी मामले, चोरी डकैती मारपीट हत्या के मामलों का निपटारा इन न्यायालयों में किया जाता था। रज्जुक, अब इन रज्जुक गांव स्तरीय जो न्यायालय था उसे रज्जुक कहते थे। गांव का न्यायिक अधिकारी मुबारिक दीवानी न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, 10 गांवों पर जो न्यायिक अधिकारी होता था उसे ग्रहण संग्रहण कहते थे। 400 गांवों पर जो न्यायिक अधिकारी था उसे द्रोणमुख कहते थे। 800 गांवों पर जो न्यायालय था जनपद उसे स्थानीय कहते थे, यानी कि जो जनपद स्तर का हो सकता है, जनपद एक संभागीय स्तर पर हो सकता है। राजस्व प्रशासन समाहर्ता, जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो, इसे कहते हैं। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था जिसमें सब कुछ समाया होता है। प्रांत का एक प्रमुख मुख्य सचिव कह सकते हैं। सन्निदाता कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी जो खजाना हो सकता है, खजाने का अध्यक्ष, राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी होता था। मौर्य प्रशासन के राजस्व प्रशासन के 2 अधिकारी हैं, समाहर्ता और सन्निकर्ता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। जनोपयोगी कार्य कौन कौन से मौर्य साम्राज्य में किए गए? मौर्य साम्राज्य में जनोपयोगी सेवाएं जैसे सड़क, सिंचाई, सड़क, सराय, शिक्षा आदि को महत्व दिया गया था। इनकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार था? सबसे पहले केंद्र था, राजा के अधीन प्रांत थे। प्रांत को पथ भी कहते थे, प्रांत जहाँ पथ कहते थे यानी यह राज्य। और फिर प्रांत आगे विषयों या आहार में विभक्त था। आहार आगे गांव से, यानी गांव से कई गांव से मिलकर आहार बनता था या विषय कहते थे, और कई विषयों से मिलकर जिला यानी पंचायत समिति, मंडल और फिर पथ या प्रांत बनता था। प्रांत के बाद केंद्र था, यानी कि केंद्र प्रांतों में विभक्त था, पथ में विभक्त था, पथ आगे विषय आहार में विभक्त थे, विषय आहार आगे ग्रामों में विभक्त थे। इनका प्रशासक जो होता था प्रांत का राजकुमार होता था, वंश पर आधारित था, जहाँ प्रमुख व्यक्ति या विश्वसनीय व्यक्ति कोई प्रांतों का अध्यक्ष बनाया जाता था। मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांतों में विभक्त था। उत्तर पथ, उत्तरी भारत, दक्षिणी पथ, दक्षिणी भारत, अवंती पथ, मध्य भारत, मध्य प्रांत। प्रांतों को यानी कि ये 4 भाग थे, 1, 2, 3 और 4। मौर्य काल में 4 प्रांत थे। प्रांतों को आहार जहाँ विषयों में बांटा गया था, और विषयों पति के जो अधीन होते थे, यानी कि विषय संभाग स्तर के जो होते थे। नगर प्रशासन, नगर प्रबंध हेतु 5 सदस्यों की समितियां थी जो जनगणना, शिल्प आदि कार्यों को रख रखाव करती थी, यानी इस प्रकार उस समय जनगणना भी होती थी। ग्राम प्रशासन, ग्रामीण कहते थे, यानी कि ग्रामीण स्तरीय अधिकारी था। स्थानिक जनपद या गांव के मध्यस्थता का कार्य करते थे ग्रामीण जो थे ग्राम प्रशासन। जिस प्रकार हम आज पर सरपंच वगैरह या अन्य ग्राम सचिव, ग्राम स्तर का जो अधिकारी था। अशोक के प्रशासनिक सुधार, राजयुक्त, प्रादेशिक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अशोक ने दम महापात्रों का पद सृजन किया जो 13वें वर्ष में किया गया था। प्रतिवेदकों की नियुक्ति, हर समय हर जगह से राजा के पास जनता के सुख दुख की सूचना पहुंचाने की खबर पहुंचे, उसे उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की थी। ये हमें छठे शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है, यानी अशोक द्वारा प्रतिवेदकों की नियुक्ति की गई थी, जो राजा को हर कोने से हर व्यक्ति की सुख दुख की खबर मिल सके। स्त्री अध्यक्ष, महिला विकास के लिए भी उसने स्त्री अध्यक्ष बना रखा था। वर्ज्य भूमि का अध्यक्ष, पशु संरक्षण, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए भी बना रखा था। महापात्र नगर, वारिक न्याय के लिए, और अंत महापात्र सीमावर्ती प्रांत क्षेत्रों के उच्च अधिकारी नियुक्ति कर रखी थी। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक को आम प्रशासक को आम जनता से जोड़ा गया था, यानी आम जनता को प्रशासक से जोड़ा गया था। आम प्रशासक जनता, प्रांत आदि संबंध में थे। अब मौर्य प्रशासन से संबंधित अति लघु प्राथमिक प्रश्न देखते हैं जो अब तक हमने वीडियो में पढ़ा है, उसके बाद देखते हैं। इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो आने वाले आप वीडियो देख सकें, और आई बटन पर क्लिक करके इसका प्रथम पार्ट आप देख सकते हैं, और अध्याय 1 के वीडियो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं। समाहर्ता किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था? राजस्व विभाग का। मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे, संस्था और संचार, जो इस वीडियो में विस्तार से बताया गया। संस्था और संचार में क्या अंतर है?
अन्य प्रश्न, मौर्य काल में कितने प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की थी? उत्तर 2। मौर्य काल में सेना की कितनी शाखाएं थी? 6 शाखाएं थी। वो कौन कौन सी आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको मिल सके, और इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव दें। धन्यवाद।